अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर तो सिर्फ असाइनमेंट देखी थी और असाइनमेंट पे ही काम किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूज इफेक्ट। सबसे पहले यूज इफेक्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्ट की लाइफ साइकिल रन कैसे होता है। आपके पास जब भी रिएक्ट में लाइफ साइकिल की बात होगी तो इसका मकसद कि आपके कंपोनेंट की लाइफ जनरेट कैसे हो रही है। तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट की लाइफ की बात करते हैं, अगर हम इससे बोलेंगे भाई हमारे पास ये एक पेज है, इसके लाइफ साइकिल में जनरेट कैसी होगी। कोई भी पेज के अंदर आपके पास जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा आपकी स्टेट से। स्टेट से मुराद आपकी वेरिएबल्स जिसमें आपने डेटा स्टोर रखा हुआ है। जैसे हमने एक कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बनाया था, ये वाला। अब अगर इसकी बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल क्या है, तो सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर ये दो स्टेट्स जनरेट हुई हैं। तो कोई भी मेन कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है आपकी स्टेट से। आपकी स्टेट्स से उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जब स्टेट्स कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद वो मूव करता है रिटर्न के पास। रिटर्न का मकसद कि आपकी यूआई। अब अक्सर आपने देखा होगा कि हम HTML में ये बोलते थे कि भाई आपको जावास्क्रिप्ट का लिंक बॉडी एंड होने से ऊपर रखनी है। ऐसे ही है ना भाई, बॉडी एंड होने से ऊपर क्यों रखनी है, ताकि HTML पूरी पूरी क्या हो जाए, रेंडर हो जाए, शो हो जाए। तो यहाँ पर भी यही है कि रिटर्न के अंदर आपकी क्या होगी, यूआई। सबसे पहले आपकी रिटर्न, ये जो हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं, ये इसकी यूआई शो हो रही है। तो सेकंड लाइफ साइकिल आता है कि आप अपने कंपोनेंट की यूआई दिखा दोगे, रेंडर करवा दोगे कंपोनेंट के ऊपर, पेज के ऊपर, वर्चुअल डोम के ऊपर। उसके बाद बात आती है एपीआई कॉलिंग की। अगर हम फंक्शन कंपोनेंट में हैं तो एपीआई कॉल करने के लिए हमारे पास एक यूज होता है, यूज इफेक्ट। होता क्या है भाई हमारे पास, यूज इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता लगी। अब यूज इफेक्ट में क्या होगा कि एपीआई कॉल होगी और आपकी स्टेट अपडेट होगी। तो सबसे पहले स्टेट जनरेट हुई, सबसे पहले क्या होती है, स्टेट आपकी जनरेट होती है, फिर आपकी यूआई रेंडर होती है, फिर एपीआई कॉलिंग होती है, और उस एपीआई की कॉलिंग के ऊपर स्टेट क्या हो जाती है, आपकी अपडेट हो जाती है। सही है भाई। तो किसी भी अच्छा इसमें और भी कंपोनेंट है। इसके बाद है कंपोनेंट डिड, ये आप इसमें यूज नहीं करते। फंक्शन कंपोनेंट में लाइफ साइकिल जब क्लास बेस होता है तो उसमें होते हैं ये कि भाई आपको अपडेट करना है या नहीं करना, डिड अपडेट, डिड माउंट अपडेट, कंपोनेंट शुड अपडेट। ये सब लाइफ साइकिल मेथड क्लास बेस के हैं। फंक्शन के लिए स्टेट जनरेट होगी, यूआई बिल्ट होगी, एपीआई कॉलिंग होगी, एपीआई कॉलिंग होने के बाद स्टेट आपका अपडेट हो जाएगी। अब यूज इफेक्ट क्या है भाई, जो लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के आए हैं वो बता सकते हैं यूज इफेक्ट क्या है। सही है क्या, खुद ये है क्या। ओके, इससे पहले हमने एक हुक पढ़ा था, कौन सा भाई, यूज स्टेट। इसका काम था कि आपकी स्टेट, आपके वेरिएबल्स का डेटा को चेंज करने के लिए इसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वैल्यू के, सेकंड जो वैल्यू को चेंज करने के लिए। जैसे ये हमने एक चीज़ बनाई है तो आइटम में डेटा स्टोर है, सेट आइटम इसकी वैल्यू को चेंज करवाएगा। तो ये यूज इफेक्ट, यूज स्टेट है क्या, एक हुक है। इसी तरह यूज इफेक्ट भी एक हुक ही है जो आप एपीआई कॉलिंग के लिए हम बोल रहे हैं भाई यूज करते हैं। अक्सर इसको एपीआई कॉलिंग के लिए इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसके अंदर अक्सर लाजमी नहीं कि एपीआई ही कॉल होगी, मल्टीपल काम भी हो सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि आप यूज इफेक्ट इसलिए यूज कर रहे हो कि हमें एपीआई कॉल करनी है। इसके अंदर
3 मेथड्स होते हैं। मतलब 3 मेथड्स इसलिए होते हैं जिसमें आप बोलते हो इसमें 3 डिपेंसिटीज होती हैं। डिपेंसिटीज का मुराद कि भाई आपके पास 3 तरीके से यूज इफेक्ट कॉल हो सकता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। अब 3 क्यों है भाई? एक से क्यों नहीं काम हो रहा? एक, अब देखो अगर ये एक होता मतलब यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही तरीके से कॉल हो सकता, तो अब हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स कौन से? या तो ऐसा हो सकता है कि मुझे एक चीज़ को एक बार चलाना है, एक बार रन करना है। मतलब मैं आपको बोलूं कि भाई एक ऐसी चीज़ बनाओ जो सिर्फ कितनी बार चले? एक बार चले, एक बार रन हो। एक मैं आपको बोलूं यार ऐसा करो जब जब कुछ भी चेंज हो ना तो यूज इफेक्ट दोबारा से चले। आ रही भी समझ? जब जब आपकी यूआई पे कोई भी चीज अपडेट होती है यूज इफेक्ट फिर से चले। तीसरी स्टेट क्या है कि यार इसको ना जब भी कोई स्पेसिफिक वेरिएबल चेंज हो तो उसको चलाना, तो इसको यूज इफेक्ट को चलाओ। तो अब हमारे पास स्टेट्स कितनी होगी? 3। या तो अपनी लाइफ साइकिल के लिए वो एक बार चलेगा, वन टाइम रन। सही है भाई? वन टाइम का रन का मकसद कि भाई कि आपके पास एक टाइम वो चीज रन होगी। जब भी कुछ भी चेंज हो यूआई के ऊपर तो भी चलना चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू भी चेंज हो तो भी यूज इफेक्ट चलना चाहिए। तो इसमें 3 डिपेंसिटीज आ गई। इसमें 3 क्या आ गई? डिपेंसिटीज। डिपेंसिटीज का मकसद कि वो उस चीज़ के ऊपर लाजमी डिपेंडेंट है, अगर उसके मुताबिक काम होगा तो वो चलेगा। तो हम लोग डिपेंसिटीज पास। अच्छा साहब, सबसे पहले तो हमें यूज इफेक्ट का सिंटैक्स पता होना चाहिए कि हम यूज इफेक्ट यूज कैसे करते हैं। यूज इफेक्ट जैसे आपके पास यूज स्टेट था, उसका यूज करने का तरीकेकार कुछ और था। यूज इफेक्ट में क्या होता है? आप यूज इफेक्ट को बनाते हो स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर आप कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हो। आप क्या कॉल करते हो भाई? कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद कॉल हो जाता है। इस टाइप के फंक्शन का नाम अगर हम ES5 में बोलें तो इसका नाम क्या होगा? एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं होता। सही है भाई? तो यूज इफेक्ट एपीआई कॉल करने के लिए होता है। अब ये आपका सिंटैक्स है, स्मॉल ब्रैकेट, एरो की ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और एरो और आगे कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट के बाद कोमा के बाद आपकी डिपेंसिटीज आती हैं। आपकी क्या आती हैं? डिपेंसिटीज। अगर इसके अंदर इस सिंटैक्स को उठाते हैं, अगर मैंने कहा सिर्फ कितनी बार चले? एक बार चले, तो आप इस डिपेंसिटीज की जगह एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। एक क्या लगा दोगे? स्क्वायर ब्रैकेट। आ रही है समझ भाई? कि आपके पास जब भी कोई भी लाइफ साइकिल जनरेट हो तो ये काम एक बार होना चाहिए। अब सवाल है कि ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? हमने एक ई-कॉम की वेबसाइट बनाई है। ई-कॉम की क्या बनाई है? वेबसाइट। अब उसके ऊपर हमें फर्स्ट टाइम एपीआई से डेटा कॉल करना है। अब हमें हर बार कॉल नहीं करना। एपीआई से डेटा कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ऐसे ही है ना भाई? तो उस सूरत में हम क्या पास करेंगे? ये पास करेंगे। आ रही है समझ सबको? एक बार पास करने का मकसद कि ये अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ वन टाइम रन होगा। सिर्फ कितनी बार रन होगा? एक बार रन होगा। अब दूसरा देखते हैं कि भाई जब जब कुछ भी चेंज हो तो इसको चेंज करना है। उसके लिए हम डायरेक्ट कुछ भी यहां पर पास नहीं करते, कुछ भी यहां पर पास नहीं करते। डिपेंसिटीज खाली रहती है। खाली का मकसद कि कुछ भी चेंज हो यूआई के ऊपर तो आपने यूज इफेक्ट को दोबारा से चलाना है। अच्छा, यूज इफेक्ट में आप अक्सर एपीआई कॉल करते हो, तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई यहां पर तो सिर्फ एक बार चलेगा,
यहां पर मतलब कुछ भी चेंज हो आपकी यूआई के ऊपर, अगर इससे पहले 1 था अब वैल्यू 2 हो गई है तो भी ये यूज इफेक्ट चलेगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा। क्यों? कि ये सिर्फ कितनी बार चलेगा? एक बार। ये वाला जब जब कुछ भी चेंज होगा, 1 से वैल्यू 2 हुई, चेंज हुआ, पहले ऑन था, ट्रू था, अभी फॉल्स हुआ, फिर भी चलेगा। तो इसका मकसद कि जब भी कुछ भी चेंज होगा ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। अब सवाल ये होगा कि भाई हम एक फाइल में कितने यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं? आप एक फाइल में जितने आपने यूज करने आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वो एक टाइम हो रहा है तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए सिर्फ एक बार हो। सिर्फ कितनी बार हो? एक बार। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है कि जब भी, अब यहां पे लिखा है जब भी स्पेसिफिक वैल्यू चेंज हो, जब भी क्या चेंज हो? स्पेसिफिक वैल्यू चेंज हो। जैसे मैंने कहा भाई एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, यहां पे देखें इसमें से अगर मुझे चेक करना है वैल्यू चेंज हो रही या नहीं हो रही, तो मैं कहां से चेक करूंगा? इनमें से हमें कौन सी चीज बताएगी कि वैल्यू चेंज हुई है या नहीं? ये वाला वेरिएबल, ये है ना भाई फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें तो वैल्यू स्टोर होती है, ऐसी है ना भाई। और इसमें तो वैल्यू क्या होती है? सेट होती है, चेंज होती है। तो हमने कहा जब जब आपके पास आइटम अपडेट हो तो इस इफेक्ट को चलाओ। अब इसकी एग्जांपल अगर लें कि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरी हैं, हमारा यूजर अगर ऑर्डर कर रहा है उस टाइम हमें ये चलाना है, क्योंकि जब जब ऑर्डर होगा तब तब एपीआई के पास डेटा जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। उस टाइम हम कौन सा चलाएंगे कि जब जब आपने चेंज होना है तब तब इसको चलाना है। उसके बाद क्या है इसके अंदर कि जब भी आइटम अपडेट होगा, जब भी कौन अपडेट होगा? आइटम, तो आपको चलाना है। मतलब पहले मैंने मेल सिलेक्ट की थी, अब मैंने फीमेल कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है, तो अब क्या होगा? अगेन से इसको चलाएंगे। मतलब आपने देखा होगा ना ऊपर वेबसाइट में ऊपर ऑप्शन होते हैं मल्टीपल कैटेगरीज, मेल फीमेल और कोई भी कैटेगरी जो भी, तो उसके लिए आप सिंपल क्या पास करते हो कि भाई अगर मेरे पास उसकी कैटेगरी मेल है तो भी इसको चलाओ, अगर कैटेगरी फीमेल है तो भी इस यूज इफेक्ट को चलाओ। तो अब 3 लाइफ साइकिल मेथड, ये एक बार चलेगा, ये हर बार चलेगा, ये किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू चेंज होने पर चलेगा। ठीक है भाई, ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं करते, कोड की तरफ चलते हैं तो समझ आ जाएगी। जी जी, वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो आपके पूरे लेआउट पे फर्क डालता है। लेआउट से मुराद आपकी यूआई नहीं, आप हाँ मतलब कि आपका जो अरे थीम आ रही है, आपने कहा पहले ब्लैक थीम है अभी वाइट थीम कर दो। आपने कहा भाई फॉन्ट जब वाइट थीम हो तो उसके पास वाइट, अगर वाइट होगा तो ब्लैक फॉन्ट कर देना, ब्लैक है तो वाइट फॉन्ट कर देना। वो लेआउट जो आपका लेआउट आ रहा है ना, जो शो हो रहा है, उसको अपडेट करने के लिए आप लेआउट इफेक्ट यूज करते हो। अभी के लिए ये ले एपीआई कॉल करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर आकर कंपोनेंट्स में एक नया फोल्डर बनाते हैं, नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं API_calling.jsx। हमें पता है कि जब भी कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या लगाना ज़रूरी है? फंक्शन। इसका नाम रखते हैं कॉलिंग API रिटर्न लर्निंग यूज इफेक्ट टॉपिक। और हमें पता है कि इस फाइल से सिर्फ एक चीज बाहर जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको हम कहां पे यूज करेंगे भाई? app.js के अंदर। इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर देते हैं और यहां पर आकर कॉलिंग API को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद क्या हो गया?
इंपोर्ट हो गया। जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे उसको लाजमी कमेंट करना है, क्योंकि पेज पर ज़्यादा अभी तो कोई भी सिंपल कंपोनेंट नहीं है। अगर हमने 20 कंपोनेंट रखे हैं और यूज़ सिर्फ 5 कर रहे हैं तो उसमें लोडिंग टाइम जो आपके बाकी फालतू के कंपोनेंट है वो भी लोडिंग लेंगे। तो कोशिश करनी कि फालतू चीज़, अब जैसे मैं ये यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे इसको चाहिए कमेंट कर दूं ताकि इसका कंपोनेंट लोड ही ना हो। ऐसे ही है ना भाई, तो आपने ये कोशिश करनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, उसको रन करने के लिए कमांड क्या भाई, npm start। जब तक हम यहाँ पे आके यूज इफेक्ट को बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम यूज इफेक्ट जैसे कॉल कराएंगे तो इंटर किया तो ऊपर इंपोर्ट हो गया। जैसे ये भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा होगा इसीलिए इस तरह करके इंपोर्ट हो रहा है। ऐसे ही है ना भाई। उसके बाद हमें बनाना है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने सिंपल ये पास कर दिया। अब हमने कहा भाई ये सिर्फ हम चेक करना चाह रहे हैं कितनी बार चले, एक बार चले अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। तो आपने यहाँ जाके क्या पास कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी। क्या हमने इसको बता दी कि भाई इसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। देखें console.log टेस्ट, तो अभी हमारे पास आपके कंसोल पर शोर होगा। आपके पास एक बार क्या लिखा आ रहा है, टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक बार क्या लिखा आ गया, टेस्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब ये चीज हमारे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कितनी बार चलेगी, एक बार। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट जोन सा है, जब भी कुछ भी चेंज होगा, जब भी कुछ भी चेंज होगा तब ये चलेगा। जैसे मैंने यहां पर जाकर लेट काउंट सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट आपने बना दिया। यहां पर आके बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रख दी। हम इसको इंक्रीमेंट कराने के लिए सबसे पहले तो इसको पेरेंट में डालेंगे। स्टैक बना दिया पेरेंट, इस h1 को उठाकर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद h1 यहाँ पर दे दिया हमने काउंटर काउंट, और इधर देते हैं स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लाजमी क्या पास करें, कर्ली ब्रैकेट 2। और अब देखते हैं भाई यहाँ पे आकर एक बटन बना लिया। और ये आ गया डिक्रीमेंट, दोनों सेंटर पे होने चाहिए, तो इसके लिए हमने पास कर दिया एक डिव के अंदर स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारे पास सेंटर पे। अब ये देखते हैं कि भाई अच्छा हमने हर जगह पे टेस्ट रखा हुआ है, इसका नाम टेस्ट रखते हैं या इसका रन वन टाइम, और इसको देखते हैं रन एवरी अपडेट स्टेट। जब जब अपडेट होगा तब ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। अब हमने बोला कि भाई आपके पास जैसे इस पर ऑन क्लिक हो, इस बटन पर ऑन क्लिक हो, तो आप सेट काउंट करा देना प्लस काउंट। इसी तरह हमने ये वाला ऑन क्लिक उठाकर यहां पर रख लिया और यहां पर क्या लगा दिया, माइनस। रन वन टाइम रन एवरी अपडेट स्टेट। अब जैसे ही मैं अब सिर्फ क्या चलेगा, ओनली रन एवरी अपडेट स्टेट। आ रही समझ।
अब देखो पहले वाला नहीं चलेगा, पहले वाला सिर्फ कितनी बार चलेगा, जब फर्स्ट टाइम यूआई बिल्ड हो रही होगी उस टाइम एक बार। अब आपके पास आप जैसे ही पेज रिफ्रेश कर रहे हो तो आपके पास ये रहा चल रहा है। अच्छा ये 2 बार इसलिए आता है, यहां पे ना आपने index.js में आते हैं, ये लगा हुआ है, अगर इसको हम हटाते हैं ना तब मेरे ख्याल ये 1 बार कॉल होगा। सही है, तो वो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से 2 बार कॉल हो रहा था। तो अब हमारे पास सिर्फ कितनी बार हो रहा है, 1 बार। रन वन टाइम रन एवरी अपडेट स्टेट, मतलब फर्स्ट टाइम तो ये दोनों के दोनों चल रहे हैं, ऐसे ही है ना भाई। फर्स्ट टाइम तो ये दोनों के दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अब लेकिन अब जब हम इसको अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करते वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन चल रहा है, रन एवरी अपडेट स्टेट। जब हम उसको अपडेट कर रहे हैं तब ये चल रहा है। अब ये कौन सा आपके पास, सेकंड वाला, भले वो अपडेट हो या डिक्रीमेंट हो तो दोनों सूरत में चल रहा है। तो सेकंड वाला भी हमें समझ आ गया। सेकंड में हमने कुछ भी डिपेंडेंसीज पास नहीं की, ऐसे ही है ना भाई। हमने कुछ भी यहाँ पर इसमें 1 बार स्क्वायर ब्रैकेट पास की थी, जो सिर्फ कितनी बार चलेगा, 1 बार। इसमें हमने एक भी डिपेंडेंसी पास नहीं की, तो ये कितनी बार चल रहा है, मल्टी टाइम। इसी तरह अब तीसरा है जिसमें आप ये बता दोगे कि किसके चेंज होने पे आपने चलना है, किसके चेंज होने पर आपने चलना है। यहां पर आप स्टेट का नाम बता दोगे, ठीक है भाई। अब अगर मेरे पास 5 स्टेट्स हैं तो मैं 5 यूज इफेक्ट बना सकता हूं कि जब काउंट चेंज हो तो ये चलाओ, काउंट 1 चेंज हो तो ये चलाओ, जब काउंट 2 चेंज हो तो ये चलाओ। तो आप ये बार बार कॉल कर सकते हो, ये वाले बार बार कॉल कर सकते हो। ये दोनों जोन से है ना, ये वाले, क्योंकि ये कॉल ही सिर्फ कितनी बार होगा, 1 बार, तो इसको दोबारा नहीं बना सकते। ये वाला भी बार बार कॉल होगा तो इसको भी दोबारा नहीं बनाना, वरना नहीं तो ऐप आपकी क्रैश कर देगी कि 2 ऐसी चीजें बन जाएंगी जो बार बार चल रही होंगी। आ रही है समझ भाई। अब हम देखते हैं कि भाई देखिए हमारा बिल्ड जब यूआई होती है, यहां पर आके हमने एक कंसोल लगाया, और अच्छा हम ये चीज क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे कॉल कर सकते हैं। देखें हमारे पास सबसे पहले ये चीज लगाने का मकसद मेरा कि भाई पहले आपके ये पूरी की पूरी यूआई बिल्ट हो रही है। यूज इफेक्ट आप देख रहे हैं, पहले आपका फर्स्ट रन हुआ, फिर आपकी यूआई बिल्ट हुई, फिर आपका सेकंड वाला रन हुआ, फिर आपके यूज इफेक्ट कॉल होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि हमने लाइफ साइकिल में क्या देखा है, सबसे पहले स्टेट जनरेट होगी, उसके बाद रिटर्न यूआई चलेगी, फिर क्या चलेगा, यूज इफेक्ट चलेगा। यहां तक सबको समझ आ गया भाई। कि अब इसमें ना एपीआई कॉल करके देखते हैं और डेटा शो करवा के देखते हैं। तो एपीआई कॉल कराने के लिए हम कोई भी एपीआई उठा लेते हैं भाई।
तो यहाँ से हम एक एपीआई उठाते हैं जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वेबसाइट है जहाँ से, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से जाके आप कोई भी स्पोर्ट्स की एपीआई जाकर सिंपल टेस्ट करवा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स आपको सही लगता है उसकी एपीआई आप कॉल कर सकते हो। अभी हम लोग किसकी करा रहे हैं भाई? सिंपल क्रिकेट टाइप की। यहाँ जाते हैं गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट में आपको बोल रहा है भाई, इसमें कहीं लिंक वगैरह है? अच्छा, लॉगिन करने का बोल रहा है। जी जी, मतलब जो आपका स्पोर्ट्स का इनके पास सिंपल क्रिकेट का डेटा होगा ना, वो सब यहाँ पे स्टोर है, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी एपीआईज में, अपनी ऐप में यूज़ करवा सकते हो क्रिकेट के मैचेस का, कि भाई उसमें कौन सा, इसको देखते हैं। मेरे ख्याल में क्रिकेट के मैचेस का ही है। अच्छा, ये फ्री में नहीं है? अच्छा, इसमें, अच्छा मैं आपको एक ये एपीआई एंड पॉइंट सर्च करते हैं, क्रिकेट मैच एपीआई। फ्री तो लाजमी लिखना है, वरना ये मांगेगा पैसे। ज्वाइन ऑल स्पोर्ट एपीआई, ये एक तो साइन इन का बहुत मसला है। अच्छा, ये मेरे पास एक लिंक है, इसको यूज़ करके देखते हैं। इस पे अब ये नहीं है ना कि मल्टीपल डेटा सबका सब कैसे आएगा। अच्छा, पोस्टमैन में जाते हैं। अच्छा, एपीआई कॉल करने के लिए ना आपके पास पोस्टमैन होना चाहिए। पोस्टमैन ना आपको वो रन टाइम पे रिजल्ट दिखा देता है कि भाई उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है एपीआई का, और उसका रिस्पॉन्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे ख्याल में होंगे। अच्छा नहीं, ये हमने नहीं कॉल करा है, इसको बंद करते हैं। यहाँ जाके न्यू पे क्लिक करते हैं, HTTP की रिक्वेस्ट है, हिट करते हैं। अब देखें ना, ये आपका मैचेस की लिस्ट आ गई, मल्टीपल मैचेस जितने भी हैं उसकी इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट उठा के दे दी है। अब आपको यह है कि मुझे इस साल के मैचेस देखने हैं, इस ईयर के देखने हैं, तो आपको साइन इन करके अकाउंट जनरेट कर आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है एपीआई कॉलिंग कैसे होती है रेक्ट के अंदर। आपको अगर है तो आप यहाँ पे जाकर लाजमी, इसने ये मेथड बताया हुआ है कि आपको एपीआई token.json से जाकर टोकन मिल जाएगा, वो आप यूज़ करोगे। ये रहा टोकन इसका, और इसको आप एपीआई टोकन में पास कराओगे और इसको यूज़ कर पाओगे। गेट ऑल एपीआईज, अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। आसान क्या है कि हम क्योंकि नोड जेएस वाले हैं, तो नोड जेएस रीड करना इजी है। गेट ऑल फंक्शंस, तो यहाँ जाते हैं session/sid। सबसे पहले ये बोल रहा है भाई आपको मैच ID/मैचेस। अच्छा, स्पेसिफिक मैच का भी निकाल सकते हैं, प्लेयर का डेटा है, प्लेयर्स भी हैं। अच्छा, इधर जाकर हम यहाँ जाते हैं, मैचेस की जगह ये डालते हैं, स्टेटस को बंद करते हैं। टीम्स नहीं आ रही। अच्छा, प्लेयर्स लिखते हैं। अगर हम आते हैं प्लेयर्स, आईसीसी रैंकिंग पास कराते हैं उसको।
तो ये भाई आईसीसी रैंकिंग भी इसने शो करवा दी। तो 2 एपीआई हमें मिल गई, एक मैचेस की, एक आईसीसी रैंकिंग की। और कौन सी मिल सकती है? प्लेयर्स, टीम्स भी इसमें होना तो चाहिए यार। टीम्स भी आ गई। लेकिन ये टीम्स एबटाबाद और ये सब लिखा रहा है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो ये दिखाते हैं मैचेस वाली। मेन मकसद हमारा है कि भाई ये यूआई पे बिल्ड कैसे होंगे, मतलब शो हम लोग कैसे कराएंगे। तो आपने सिंपल क्या किया, कोई भी एपीआई, लाजमी नहीं कि मैच की, आप कोई भी उठा सकते हो। आप सिंपल सर्च करो फेक स्टोर एपीआई, तो आपके पास फेक स्टोर की भी एपीआई आ सकती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे इसके पास ये है स्लैश प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट हैं वो दिखा दो। अच्छा ये बनाते हैं, पहले तो हम ये नहीं बनाते हैं, मैचेस से भी अच्छा ये है यहाँ। अच्छा देखें, जब भी आप सिंपल क्वेश्चन करें ना पोस्टमैन में, यहाँ जाके सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बना लें। यहाँ जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको पास यहाँ पे कहीं ना कहीं फोल्डर का ऑप्शन आएगा, नहीं आ रहा। चलिए साइन इन नहीं है, हम साइन इन भी कर लेते हैं ताकि आज आपका डेटा वो सेव रहे, ताकि कल अभी आप उस पर यूज कर सको। इसी पे हम क्लिक करते हैं, पासवर्ड देते हैं इसको। अच्छा, तो अब आप देखें, आपके पास ना जितनी आपकी टीम्स होंगी वो सब आपका शो करवा देगा। अब इसमें फायदा क्या होता है, हर ऐप का अलग अलग आपने रखा होता है। हर ऐप के अंदर जितने भी मल्टीपल फोल्डर्स होंगे वो सब आपके पास स्टोर होंगे। सही है भाई। अब जैसे मेरे पास एक ऐप है, अब उसके अंदर जितनी भी एपीआईज बनी है, ऑथ बना है, पोस्ट की बनी है, ये सब की सब अलग अलग आपके पास पड़ी हैं, ताकि आपको यूज करने में इजी हो। आप इसको किसी को भी शेयर करोगे वो भी इजीली यूज कर पाएगा। तो आपका जो बैकएंड डेवलपर होता है वो पोस्टमैन पे एपीआई का स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह रखता है, ताकि कल जब ये कोड फ्रंट एंड को दिया जाए तो फ्रंट एंड वाला बार बार बैकएंड वाले के पास ना आए कि भाई एंड पॉइंट क्या है, मैंने कौन सा रन करना है। इसमें आप हर चीज बताते हो। अब ये ना सिंपल लॉगिन में आपने हर चीज बताई है अपनी बॉडी के अंदर कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, मेरा एंड पॉइंट ये होगा। तो आप हर चीज स्टोर करके रखोगे पोस्टमैन के अंदर। और अगर है जब बैकएंड डेवलपर की जॉब होगी तो फिर सर खाली हो जाएगा, बहुत मुश्किल है भाई ये बैकएंड। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कलेक्शन। अभी हम एक बना लेते हैं सिंपल कलेक्शन। जैसे ही मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया एक अलग से फोल्डर बन गया। सही है भाई, बहुत इजी है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आप लाजमी करें। अच्छा, पोस्टमैन सबके सिस्टम में है तो सही ना, अगर किसी के सिस्टम में नहीं है तो आप सर्च करोगे पोस्टमैन डाउनलोड, तो आप यहां से जाके पोस्टमैन को डाउनलोड कर लोगे। सही है भाई। कोई भी डेवलपर हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, उसको पोस्टमैन सही यूज करना आना चाहिए। तो अब आपने पोस्टमैन में जाकर न्यू पे क्लिक किया। न्यू में आपके पास है HTTP। अगर आपकी API GraphQL पे बनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसका हमें भी नहीं पता ये क्या है, तो हम इसके बारे में बता भी नहीं सकते। वेब सॉकेट
ये आपके पास क्या है कि सॉकेट्स पे जब आपकी रियल टाइम चैटिंग होती है उसके लिए आप यूज़ करते हो। सॉकेट आईओ जो ऐप के अंदर चैटिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हो, इसका हमें नहीं पता। ये आपका है सिंपल कलेक्शन। कलेक्शन में आपके फोल्डर होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं। एनवायरमेंट्स जिसमें आपके वेरिएबल सेट होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एनवायरमेंट्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं कि आपकी ऐप लाइव भी हो सकती है, लोकल पे भी चल रही होगी। तो आप लाइव का अलग से यूआरएल रखोगे, लोकल का अलग से रखोगे। ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ये सोचना है कि बस पोस्टमैन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब देख रहे हैं आपके पोस्टमैन सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी एपीआईज को स्टोर रखना है। हमने जैसे कॉल किए हैं हमारे पास हमारी आईडी के अंदर स्टोर रहे, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं करता क्योंकि मुझे लग रहा है हालात पीछे बहुत कशीदा हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। तो अब स्टार्ट करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास जाएगा, आपने चलेगी कलेक्शन के ऊपर। अब हमने कहा भाई हम स्टोर की एपीआई बना रहे हैं तो इसका नाम रख लेंगे, यहाँ जाके इसका नाम रख लेते हैं स्टोर एपीआई मेथड्स क्लास नहीं बैच 3, ताकि फोल्डर का नाम भी याद रहे हमें, बैच 3। तो हमारे पास ये आ गया स्टोर एपीआई मेथड्स बैच 3। ये क्या बन गया, एक मेन फोल्डर बन गया। सही है भाई। अब इसमें आपने मल्टीपल ऑप्शन बनाने हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखें मल्टीपल क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपकी मेन कैटेगरीज, कि आपकी कैटेगरीज कितनी है। तो मैंने कहा यार एक फोल्डर बना लो यहाँ पर। अब यहाँ पे नहीं क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग से कलेक्शन बनाएगा, अलग से फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ जाओगे, क्लिक करोगे ऐड फोल्डर। इसका नाम रख दिया हमने कैटेगरीज। तो आपके पास इसका नाम आ गया कैटेगरीज। अब हम यहाँ पे जाते हैं, देखें ये आपको बोल रहा है ये क्या है, एक एंड पॉइंट है जो कि है क्या, गेट का मकसद आपने उसको गेट करना है। हम यहाँ पर आए, ये एपीआई एंड पॉइंट आ रहा है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके इसके अंदर जाकर ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। यहाँ जाकर आपने यूआरएल पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास मल्टीपल मेथड है, गेट है, पोस्ट है, पुट है। गेट डेटा गेट करने के लिए, पुट आपके पास डेटा को पोस्ट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए जो से, हाँ अच्छा मैंने बोला पोस्ट है, बोला पुट है, बताया पोस्ट का है। पोस्ट डेटा सेंड करने के लिए, ये जो है ये आपको डेटा अपडेट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए, पैच भी अपडेट करने के लिए, डिलीट डेटा को डिलीट करने के लिए, हेड आपके हेडर सेट करवाने के लिए। ऑप्शन मल्टीपल हैं तो आप ऑप्शंस के साथ सेट करवा सकते हो। हम अक्सर ये 4 यूज कर रहे होंगे, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। सही है भाई। अभी हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें ये क्या बता रहा है, आपका एंड पॉइंट क्या है, गेट। तो हम यहाँ पे आए, हमने मेथड का नाम दिया गेट और उसको हिट करवा दिया। तो हमारे पास जितनी भी मेन कैटेगरीज थी वो आ गई। सही है भाई। अब हम चाहते हैं कि भाई हर कैटेगरी हमारे इस पेज पर शो, यहाँ पर शो करवानी है। आ रही समझ भाई सबको। तो हमने क्या कहा, अच्छा भाई अगर एपीआई यहाँ पे शो करानी है तो फिर ये क्यों किया था, ये तो हम इस तरह भी कर सकते थे। इतनी बड़ी पंचायत आपने की, ये तो यूं करके एपीआई हिट करूं और जान छूटे, ये तो यहाँ पर भी देख सकता था भाई मैं, ऐसे ही है ना। इसलिए ताकि आपके पास, आप यहाँ पे जाओगे कोड के ऊपर क्लिक करोगे, पूरे का पूरा कोड दे देगा कि आपको एपीआई कैसे कॉल करवानी है। ठीक है। आपने अब हम एपीआई रिएक्ट के अंदर 2 तरीकों से कॉल कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक है फेच का मेथड, फेच के जरिए, और एक एक्सियोज। एक्सियोज खुद एक लाइब्रेरी है। एक्सियोज क्या है, खुद एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए आप एपीआई कॉलिंग करवाते हो। तो आपने अब क्योंकि हमें पता है कि एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट के अंदर कोई भी लाइब्रेरी होगी तो आप उसको क्या
करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो अब यहाँ पर आकर आपने किया, इस अपने सर्वर को बंद किया। सर्वर को बंद करने की कमांड है Ctrl+C। उसके बाद आपने लिखा npm install axios। तो आपके पास ये अब Axios को इंस्टॉल करवा देगा। तो हमारे पास इसका मकसद है कि इंस्टॉल हो गई हैं। ये जो लाइन शो करता है कि 2 मॉडरेट है और 6 हाई हैं, 2 इसके मुताबिक है, 6 हाई हैं। इसका मकसद कि उसका वर्जन का मसला है, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको बोल रहा है, आप ये भी फिक्स कर सकते हो कि नहीं भाई, जिस वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ उस वर्जन को ही जाके सेट करो, तो आप ये कमांड चला सकते हो। अगर नहीं चला रहे तो भी मसला नहीं है, चला दिया तो भी मसला नहीं है। तो इससे क्या, आपकी हर चीज़ को अपडेट कर देगा। तो ये चलाने का मकसद कि कोई टेंशन की बात नहीं है कि चला दिया तो क्या होगा, नहीं चलाएगा तो फिर क्या होगा। सिर्फ क्या है, आपके वर्जन्स को इक्वल कर देगा, मतलब बराबर कर देगा। बस ये चीज़ है। जब तक ये हो जाए, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमें पता है कि फर्स्ट टाइम ही ओनली ये कभी भी अपडेट नहीं होंगी, ऐसे ही है ना भाई जी? यार अब बस एक चीज़ है, वो फिर करा के दिखा रहा हूँ। तो अब इसको शो कराने के लिए भाई, इसके बाद इसको बंद कर देते हैं, इस सब को कमेंट कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट कर दिया। जैसे कमेंट किया, ये हटा क्यों नहीं भाई सुहेल, ये हटा क्यों नहीं सुहेल, आया ये हटा क्यों नहीं है, सेव नहीं किया? जी सर्वर बंद कर दिया भैया। ये देख रहे हो, सर्वर Ctrl+C जो वो बताया था, वो Ctrl+C से सर्वर बंद हो चुका है। अब मैं इस पेज को मैंने रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये जो आ रहा है ये भी चला जाएगा, ये भी गया, वो भी चला गया, क्योंकि सर्वर ही क्या हो गया था, बंद हमने कर दिया, खुद ही बंद कर दिया, और फिर बोल रहे हैं क्यों नहीं आ रहा। ऐसे है ना भाई। तो अब इसको अब हम देखते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि API Axios पैकेज Axios इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। package.json में हमें भाई सबसे लास्ट पीछे आशिर से पीछे वाले भैया, हमें भी देख लें भैया, सही करके बैठ जाएं। यस मोइज भाई, अच्छा मोइज आपका नाम है ना? 2 भाई को फ्लटर में भेज दिया, खुद यहाँ पे आ गए क्यों? अच्छा, उनसे मैंने पूछा फ्लटर में क्यों आयो, बोल रहे हैं वो भाई बोल रहे हैं ये बहुत लंबा कोर्स है इसीलिए। सही। यस, लास्ट ये बताएं कि हमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई Axios इंस्टॉल हो गया है? नहीं पता, तो सवाल तो करना है ना भैया। सुहेल, हमें कहीं पता लग रहा है? ये लिखा हुआ है ना? गुड। इसका ये क्या है, 1.6.8 क्या है इसका वर्जन है। यस, हम तो रेक्ट पढ़ चुके हैं ना भैया। ये बताएंगे कि जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल कौन सी की के अंदर होती हैं? गुड। कौन सी की में इंस्टॉल होती है भाई? डिपेंडेंसीज। हमसे कोई भी पूछे, हमने बोलना है package.json के अंदर डिपेंडेंसीज में आप जाके चेक कर लो, अगर वो पड़ी है तो उसका मतलब आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है, अगर नहीं पड़ी तो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई। उसके बाद एक और आती है डेव डिपेंडेंसीज, वो अभी यहाँ पे शो नहीं है। वो सिर्फ क्या होती है कि जब हमें कोई चीज़ ओनली लोकल पे चलानी है, सर्वर पे जाए तो उसको ऑप्शनल रखना है, तो आप डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हो। डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो सर्वर पर भी जाएंगी, जब आप इसको अपलोड करोगे तो भी ये हिट होंगी। तो अब भाई यहाँ पे आते हैं, तो अब हमें API कॉल करानी है। API कॉल कराने के लिए सबसे पहले हम क्या कॉल कराएंगे, बनाएंगे यूज इफेक्ट। हमने एक यूज इफेक्ट कॉल बैक वाला यूज इफेक्ट बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आए, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ ये एक बार चलना चाहिए, तो हमने ये लगा दिया। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पर जाएंगे कोड के ऊपर, कोड के ऊपर जाने के बाद
आ रहा है ये CURL, हमें इस पे नहीं करना, कॉल पे नहीं करना, हमने क्या यूज किया अभी, इंस्टॉल किया है Axios। तो अब यहाँ पर जाओगे Node.js Axios, इस पे क्लिक कर दोगे। सही है भाई, Node.js Axios, सब कोड ये खुद बताएगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया। अच्छा ये कमांड नहीं कॉपी करनी, ये क्यों नहीं करनी बताता हूँ। ये हमने कॉपी किया, उठाकर हमने इसके अंदर रख दिया। अब हमने ये देखें Axios है, हम React के अंदर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। हमने कहा भाई Axios को इंपोर्ट कर लो, कहाँ से, Axios से। तो आपके पास Axios इंपोर्ट हो गया, कहाँ से, Axios से। तो ये लाइन जो है ना, जब हम Node.js पे जाएंगे, जब हम Node.js में जाएंगे तो ये लाइन लगाएंगे। React के अंदर इंपोर्ट की लाइन लगती है, तो इसलिए मैंने कोड यहां से लेके ये वाला कॉपी किया, कॉपी करके इधर आकर यूज इफेक्ट में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं। अच्छा अब हम चेक करने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा। अच्छा अब देखो, अब ये मैंने फिक्स किया ना, अब ये मुझे लंबी कहानी बता रहा है कि एक लो हो गया, 104 इसके बराबर है, 23 हाई है, 4 ये है। तो टेंशन नहीं लेनी, ये जब जब इसको रन करोगे ये कुछ ना कुछ बताएगा। तो इसलिए जब ये आया था ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, इसका मतलब Axios इंस्टॉल हो गया है। तो कोई लंबी करनी नहीं है कि फिक्स वगैरह, आपने चलाना npm स्टार्ट चलाया। अब हमारे पास सर्वर रन हो जाएगा और हमारे कंसोल पर, क्योंकि यहाँ पर इसने खुद लिखा होगा जब भी रिस्पॉन्स आ जाए, जब रिस्पॉन्स आ जाए तो कंसोल में json.stringify। ये क्या है भाई, जेसन क्या है क्या, खुद क्या है, क्लास। गुड। स्ट्रिंगिफाई क्या है भाई, मेथड है। समझ आ रही है भैया, हमारे भी सुन लें यार, सब तारते हैं। अभी हमें भी बता दें ये स्ट्रिंगिफाई क्या है। मेथड है, सही बोल रहे हैं आशिर। ये मेथड, इस मेथड का कुछ पता है ये क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर मुझे स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो क्या लगाऊंगा, पार्स। ये हमने जब वेबसाइट बनाई है ना तो उसमें बहुत यूज़ किया है, तो आप वहाँ पर देखोगे इंशाल्लाह। तो अच्छा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कंसोल में देखो ना भाई, हम कंसोल में आए, यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। अच्छा ये बोल रहा है भाई Axios इंपोर्ट नहीं हो रहा, सही है, क्योंकि Axios बेचारा इस तरह इंपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ रहा है, इंपोर्ट इस तरह होगा। अब क्यों मसला आ रहा है भाई, React must be scope using। अब देखो हमने वो बेचारा किया ना, उसके साथ ये फिक्स करने के चक्कर में फिक्स हो गया है। React is not defined, इसको React ही नहीं मिल रहा। बहुत लंबाई हो गई है। आसान हल, अगर इस टाइप का कोई मसला हो जाए, डिलीट करो भाई इसको। डिलीट किसको करना है, नोड मॉड्यूल्स को, उसका सिंपल डिलीट करो। और आगे से जी फैच का देखो, यहाँ बताऊँ क्या है। अब आप यहाँ पे इसने Axios.request लगाया है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो Axios.get, और गेट में आपने अपना URL पास करा दिया। अब अगर इसमें कोई हेडर होते हैं ना, हेडर, अब जैसे इसके बाद जो सी हमने पहले API यूज़ की थी, यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ ये ला मेन डेटा जाएगा। हमने कहाँ पर यूज़ किया था, जो सिंपल केरकिट वाली API में, उसमें हेडर जाएगा। हेडर की वजह से फिर हम ये पास करवाते हैं। मतलब आपके पास अगर उसमें हेडर होगा, मेथड आपने अलग से, सिर्फ मेथड है तो आपकी बात सही है कि भाई ये लगाओ और इसको उठा के यहाँ पे कॉपी लगाओ और डॉट देन लगा दो, काम हो गया। लेकिन अगर
कहीं पर हेडर होगा तो आपको फिर कॉन्फ़िग लगाना पड़ेगा और फिर आप axio.request लगाओगे और ये मेथड खुद ब खुद उठाएगा यहाँ से। और हमें तो कोड मिला था तो हमने तो वैसे ही लगा दिया, जैसा मिला वैसा लगा दिया। तो ये एक बार डिलीट हो जाए। अगर इसका मसला आ गया तो यहाँ जाते हैं, इसमें जाके कॉल करा लेते हैं npm install axios। अगर ये डिलीट नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो अच्छा हो गया। अच्छा, ये मसला था, हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स को डिलीट किया। अब कौन सी कमांड चलाएंगे? npm install या npmi के बाद पैकेज इंस्टॉल कर लो जितने भी आपको ज़रूरत हैं। ये वाला हो गया, या तो इसको कर लेते हैं किसी भी एक के अंदर हम। तो ये भी हो गया सेट भाई। इसको बंद करते हैं। अब मसला नहीं आना चाहिए। React must be scoped in field to component. सही है भाई तुम्हारे पास, क्योंकि हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया, अब ये बोल रहा है कि आप ये इंपोर्ट रेक्ट नहीं करोगे ना तो मैं मसला आ जाएगा इसके पास। अब जैसे मैं ये एरर इसको बंद कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाता है, रेक्ट मस्ट बी इन अ स्कोप, क्योंकि ये बोल रहा है आपने मुझे फिक्स करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अगर इस टाइप के मसले आ जाएं तो आपने सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट रेक्ट फ्रॉम रेक्ट। और अब मसला ये है कि ये जब अपडेट किया है तो अब इसको हर जगह पर रेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे पहले ये बाय डिफॉल्ट रेक्ट को समझ रहा था, अभी ये जैसे ही इंपोर्ट किया अब रेक्ट को समझ रहा नहीं है। अब आप देख रहे हैं लाइन नंबर 35 पर एपीआई कॉलिंग पर हमें कंसोल पे मिल गया जितनी भी हमारे पास मेन कैटेगरीज थी। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इन कैटेगरीज को यहाँ पर शो करवाना है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे भैया, डॉट मैप। तो हमने सबसे पहले तो इसको बोलते हैं भाई छोटी सी ई कॉम वेबसाइट, और इसको बंद करते हैं। इसके अंदर मैप लगाएंगे क्या भाई, मैप। स्ट्रिंगीफाई में डेटा स्टोर नहीं करना। अगर मैं देखो स्ट्रिंगीफाई हटाता हूं, जैसे ही स्ट्रिंगीफाई हटा रहा हूं
तो हमारे पास डेटा सही करके सेट हो रहा है, और हमें एरे में ही चाहिए। हमें किस में चाहिए? एरे में, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मैप का मेथड है वो किसका है? एरे का। अब मैंने कहा भाई ये आ गया, यहां पर आके लेट के नाम से वेरिएबल बनाया, लेट। आगे आपने लिखा इसका नाम आइटम सेट आइटम इक्वल टू यूजर स्टेट, और यहां पर आकर अभी के लिए हमने लगा दिया भाई कंसोल पे नहीं दिखाओ, सेट क्या कर दो? सेट आइटम। ऐसे ही है ना भाई कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, देखो एक्सयूज मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट जो उसने दिया था वही का वही कोड है। यूज इफेक्ट लगाया, वहां से कोड कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे उसने लगाया था कंसोल डॉट लॉग, मैंने क्या लगा दिया? सेट आइटम, क्योंकि मुझे इस वेरिएबल में शो करा, सेट करा के शो करवाना है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा आइटम डॉट मैप v कॉमा आई, वैल्यू सबसे पहले वैल्यू आती है ना भाई। अब देखते हैं भाई कि आपके पास ना यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों भाई एरर क्यों आ रहा है? की नहीं थी, चले हम ये लगा लेते हैं, पहले तो ये लगाते हैं यार, रिटर्न h1 हेलो। जी जी, आइटम स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं, मिस्टेक सही पकड़ा हो, सही थोड़ा सा स्ट्रिंग गलत बोल दिया बीच में, एरे होना चाहिए ना। अभी तो यहाँ पे नल है, अभी तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या होना चाहिए था? एरे होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? 4 हैं, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। हाँ, हमने कहा भाई ये नहीं होंगे, इसकी जगह होगा बटन, होगा क्या? बटन, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो उस स्पेसिफिक कैटेगरीज का डेटा आएगा। और यहाँ जाके हमने बोला भाई ऐसा होगा कि इसमें ना आपका नाम आएगा, वी डायरेक्ट वी। तो आपके पास एक मिनट, यहाँ पे हमने डॉलर साइन ऐसे ही लगा दिया, ये हटा देते हैं। आपके पास जितनी इसकी मेन कैटेगरीज थी वो आ गई, सही है भाई। अब क्या है कि मैं जिस पर क्लिक करूं उसका डेटा आ जाए, ऐसे ही है ना भाई। उससे पहले एक एरर आ रहा है यार, ये हम कैसे रिजोल्व करेंगे? की का एरर, तो की हम कहां पास करेंगे? कोई भी एक बटन के अंदर, क्योंकि यहां से आई बटन तो आई पास कर दिया, आई क्या है? इंडेक्स, तो ये एरर भी चला गया, क्योंकि रैक में लड़ाई नहीं करवानी। रैक में लड़ाई हो गई तो जब ये होस्टिंग पे जाएगा बेचारा टेंशन में आ जाएगा। मार्जिन थोड़ी सी दे देते हैं 2 पिक्सल, तो ये बीच में थोड़ा सा फर्क आ गया। अब क्या है कि जब मैं जिस भी आइटम पे क्लिक करूं उस आइटम का डेटा लेके आना, ऐसे ही है ना भाई। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो यहां पर जाके लेट कैटेगरी सेट कैटेगरी, बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट खाली होगा, सही है भाई। अब हमने क्या बोला कि मैं जिस बटन के ऊपर क्लिक करूं उस पर ये कैटेगरी सेट हो जाए। ऑन क्लिक एरो का फंक्शन लगा दो, सेट कैटेगरी में ये वैल्यू ले जाओ, ठीक है भाई। सेट कैटेगरी में क्या हो गया? ये वैल्यू हो गई। अब हमें ये करना है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो एपीआई फिर से कॉल हो, ये तो अलग से यूज इफेक्ट चल रहा है। तो अब हमने बोला कि जैसे इस बटन पर क्लिक हो, अब क्योंकि हमें पता है कि हमने स्पेसिफिक जब कैटेगरी अपडेट हो तब एपीआई चलनी चाहिए, ऐसे ही है। अब हम क्या यूज करेंगे? लाइफ साइकिल मेथड, ये वाला। जब कैटेगरी अपडेट होगी तब यूज इफेक्ट को चलाना, ऐसे ही है ना भाई। क्योंकि हमने यही देखा है कि भाई जब कैटेगरी अपडेट हो तब यूज इफेक्ट चलाओ। एक ऊपर इफेक्ट लगा, इसको बंद करते हैं सबके सब, यार लगा रहने दें, कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आके यूज इफेक्ट, कॉल बैक फंक्शन,
जब जब कैटेगरी अपडेट हो, अब हमने क्या दे दिया, नाम क्या था उसका, आइटम नहीं, जब जब कैटेगरी अपडेट हो ना, जब जब कैटेगरी अपडेट हो, सेट कैटेगरी में तो वैल्यू सेट हो रही है ना, जब जब कैटेगरी अपडेट हो तब तब इसको चलाना। अब यहां पे कंडीशन है इफ अगर कैटेगरी नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होता, या फिर कैटेगरी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, खाली नहीं होता, तो कंसोल पे अभी दिखा दो हमें वो कैटेगरी जिसको हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आते हैं, अब देख रहे हैं हमने किसको सिलेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे मेन क्लॉथिंग, तो यहाँ पे क्या आ गया, वुमेन क्लॉथिंग, तो ये आ गया। ज्वेलरीज पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या आ गया, ज्वेलरीज आ गया। ये काम तो बिल्कुल सही हो रहा है। अब एक ऐसी एपीआई देखनी है कि जिस कैटेगरी पर क्लिक करें, जो भी कैटेगरी पर क्लिक करें उसका डेटा है। उसके लिए कौन सी एपीआई है, ये वाली, प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश आपकी कैटेगरी का नाम। सही है भाई। इस पे हम इसको क्लिक किया, यहाँ गए, कॉपी किया, यहाँ पर आए, हमने बोला भाई कैटेगरी के साथ नया फोल्डर बना दो। कौन सा, कैटेगरी प्रोडक्ट, कैट प्रोडक्ट, और इधर जाकर एक ऐड रिक्वेस्ट कर दो, ये हिट करा दो। तो जैसी ज्वेलरी हिट हो रही है, तो जितनी ज्वेलरीज का डेटा था वो सब आ रहा है। सही है भाई। अब हमने कहा अच्छा भाई ये तो आ रहा है, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉल करना है, एक्सक्यूज वही का वही, पूरे को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करके हमने दे दिया अपने इस कोड के अंदर। और अब क्या किया, अब यहाँ पर जाकर स्पेसिफिक क्या लिखा हुआ है, ज्वेलरी। हमें ज्वेलरी थोड़ी लगाना है, हम जो सिलेक्ट कर चुके हैं वो, तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, कैटेगरी पर। इसको हमें क्या लगाना चाहिए, बैक टिक, ऐसे ही है ना भाई, ताकि हम वेरिएबल को लिख सकें। अब हम देखते हैं भाई ये क्या चक्कर होता है इसका। अब मैं ज्वेलरी पे क्लिक करता हूं तो ये ज्वेलरी का डेटा आ गया। अब मैं वुमेन क्लोथिंग पे क्लिक करता हूं तो ये वुमेन, इनका डेटा वैसे ही बहुत होगा, तो ये डेटा आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत ज़्यादा डेटा है। अब इस डेटा को उठा के दिखाना है कहाँ पर, इस पेज पर, ऐसी है ना भाई। तो अब इसके लिए यहाँ पर आए, एक नया वेरिएबल बनाया, लेट प्रोडक्ट, क्या बना दिया, प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, एरे होगा, ऐसी है ना भाई। और इधर जाकर जहां पर इसने कंसोल कराया, हमें कंसोल नहीं कराना, हमें इसको सेट करवा देना है। ठीक है भाई। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ये आइटम्स हैं, इस आइटम के नीचे आ गया प्रोडक्ट डॉट मैप v,i। और अभी के लिए हम यहाँ पे जाकर h1 लिखते हैं, और इसको लाजमी क्या करना चाहिए, रिटर्न करेंगे तो ये काम होगा हमारा। तो अब देखते हैं भाई, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट थे उतने आ गए। अब क्या करना है भाई, हमें इसका डेटा दिखाना है। हम यहाँ जाके देखते हैं, देखें जब डेटा आता है इसमें एक तो क्या आ रहा है, टाइटल, ऐसी है ना भाई। तो थोड़ी सी खतरनाक यूआई बनाने के लिए थोड़ी सी बना सकते हैं हम, ज़्यादा यूआई नहीं बना सकते, क्योंकि यूआई हम बूटस्ट्रैप से सेट करवाते हैं। ऐसी है ना भाई, क्योंकि हमारी यूआई तो बहुत ख़राब है। तो हमने इसको दे दी विड्थ, लेकिन आप इसको अच्छा सा बना सकते हैं। विड्थ हमने दे दी 200 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, थोड़ा से बॉर्डर दे देते हैं, थोड़े से देते हैं, ज़्यादा नहीं देने,
और उसके बाद इस div के अंदर h1 देते हैं, जिस पे आएगा क्या, टाइटल v डॉट टाइटल। तो अब हम देखते हैं भाई, मेन क्लोथिंग पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ क्लोथिंग के टाइटल्स आ गए, लेकिन बहुत खतरनाक यूआई है और हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ जाकर BR का टैग लगाते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो कुछ सेट तो हुए, लेकिन हाइट बड़ी छोटी हो रही है, ऐसी है ना भाई। तो कुछ ना कुछ इसकी यूआई भी सेट करनी होगी। हाइट सेट करा देते हैं 200। जी जी लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं यार, मेरे ख्याल लिख सकते हैं। एक मिनट फिर भी ट्राई करते हैं। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। मेरे ख्याल 200 हो रही है ना भाई। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं और देखते हैं इंक्रीज हो भी रही है, 600 करते हैं। आप तो बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, तो ये हो रही है, सही है भाई। तो आप लगा सकते हो, लेकिन हमारी आदत है क्योंकि प्लस लगाते हैं तो इसलिए। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको बोलते हैं भाई सब स्ट्रिंग, क्योंकि इतना बड़ा टाइटल तो हमें चाहिए भी नहीं। डॉट सब स्ट्रिंग 0,20। ये आ गया एरर, सब स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन। सब स्ट्रिंग है या क्या है? तो सब स्ट्रिंग है। तो भाई हमारे पास सिर्फ इतने लेटर चाहिए और इसको हम देते हैं भाई, एंड कर रहा हूँ। मार्जिन 2 पिक्सल हर तरफ से। ये यूआई बेचारी पत्नी कैसी हो रही है। मैन पे क्लिक करते हैं तो मैन हो गया, ज्वेलरी पे क्लिक कर रहे हैं तो ज्वेलरी हो रहा है। कुछ एरर आ गया क्या? अच्छा हाँ नहीं यार, वो कर फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन ना, रो होगी, कॉलम होगी यार। नहीं बाय डिफॉल्ट कॉलम होती है मेरे ख्याल में, या बाय डिफॉल्ट रो होती है। इसको कॉलम करते हैं। इस पूरे इसकी विड्थ को हटा दूं? इस रिटर्न को अच्छा, ये सही बोल रहे हैं कि क्योंकि वो इसको देख रहे हैं ना, हम तो हर एक को अलग अलग कर रहे हैं। क्या पता इसके ऊपर लगे है ना, और इधर आकर इसको एंड करो। सच्ची में एंड करो। अच्छा यूआई सेट हो या ना हो, अगर नहीं हुई तो आप सेट करेंगे। सही है भाई। तो अब आपके पास ये डेटा आ गया। इसके बाद सिंपल आपका, अब तो बहुत मुश्किल नहीं है, अब तो बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। ऐसे ही है ना भाई, तो बस डेटा आपको कॉल करना आना चाहिए। अब इसमें इसके साथ ना एक और चीज़ आ रही है, इमेज। बस वो इमेज शो कराते हैं और
एंड करते हैं। और उसके बाद इसी डेटा को आपने भी करके लाना है लाजमी, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं है वैसे। और इससे क्या आपकी यूज इफेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें यूज इफेक्ट कैसे यूज करना है। तो अब हम ज्वेलरी पे क्लिक करते हैं तो खतरनाक ज्वेलरी होगी। % लगाते हैं इसको। और हाइट भी इसकी 40 करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे ज्वेलरी पे क्लिक किया तो ज्वेलरी। अब जिस पे क्लिक कर रहे हैं इसकी यूआई बहुत ख़राब हो रही है, या आप खुद सेट करोगे। सही है भाई। अच्छा इसको ना फ्लेक्स रैप मार देते हैं। मेरे ख्याल फ्लेक्स रैप से ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फ्लेक्स रैप को क्या कर दो, रैप कर दो। अब कुछ अब हाइट भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं यार, ताकि पिक्चर बेचारी नज़र तो आए। तो अब हमारे पास अब ये बाहर निकल रही है 150 सही है। हाँ ऐसा ही चलना भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया, सब इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे मेन पे क्लिक किया तो मेन की कैटेगरीज आ गई। वुमेन पे क्लिक किया तो वुमेन्स, ज्वेलरी पे क्लिक किया तो ज्वेलरी। ठीक है भाई, मेन मकसद था कि एपीआई कैसे कॉल होगी। तो अब हमने दो तरीके से यूज इफेक्ट को यूज कर लिया, एक बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम, एक जब जब कैटेगरी अपडेट हो रही है। तो अब कोई ना कोई एपीआई को लेकर उसको यूज करना है आपने लाजमी। हो जाएगा ये ना काम, बहुत इजी है ना। अब तो एक्सियोस को यूज करोगे फेक, फिर ये नहीं मल्टीपल फेक स्टोर हैं। आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो फैच के बहुत ज़्यादा। आप ये यूज़ कर सकते हो कोड्स एपीआई कि जब जब यूज़र कोई भी बटन पे क्लिक करे नया नया कोड्स आए, तो आप वो भी दे सकते हो। इसी तरह आप और कौन सी इस्लामिक एपीआई, मतलब कुछ भी आप बना के आ सकते हो, लेकिन बनाना लाजमी है। नहीं बनाया, ईद पे यही काम करना है लाजमी। सही है, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने जाना है, उसके बाद लग जाना है, एपीआई कॉलिंग करानी है। ईद ही यहीं से आएगी ना अगले साल इंशाल्लाह। ईद की ऐप बना दो, वहाँ ईद के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ सर्च करके आ जाओगे कि ईद के लिए एपीआई क्या पता हो, ईद मैसेज एपीआई फेक, क्या पता। हाँ ईदी इजी एपीआई, ईदी इजी एपीआई, वाह यार ये भी है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, इसको आप, इसमें क्या आपको बता रहा है, ओके टोकन दे रहा है। ये क्या है भाई, ईदी विधि तो ये नहीं देगा। तो इस टाइप की आपने लाजमी ट्राई करके आनी है। सही है भाई। तो एपीआई कॉलिंग हो जाएगी ना सोहेल, एपीआई कॉलिंग हो जाएगी। रेहान ये नहीं बोलना, वो लाजमी करके आना है, ये वाला काम हो जाएगा ना। ईद पे सबको छुट्टी करानी है, सिर्फ ये काम करना है। और ईद वाले दिन सबने शेयर करना है, ताकि पता लगे कि हाँ भाई ईद वाले दिन हमने ये काम किया है। नेक्स्ट डे क्लास होगी, लेकिन उससे पहले हमें पता लगे ना। अच्छा, अगर ईद का तीसरा दिन सैटरडे हुआ तो ऑफ होगी, संडे चौथा दिन क्लास होगी। अगर ईद का चौथा दिन सैटरडे हुआ तो क्लास सैटरडे को भी होगी, संडे को भी होगी। संडे को तो होगी होगी। सही है ना, सही है भाई। तो आप